हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं चमन में दीदावर पैदा। हालांकि नरगिस अपना दीदार करवाने के लिए, अपनी खूबसूरती दिखाने के लिए मोहताज नहीं है, किसी दीदार के मोहताज नहीं है, किसी दीदावर के मोहताज नहीं है। लेकिन उन्हें भी अपने दीदार करने वालों को, उन्हें भी अपने दीदावर को हज़ारों साल उन्हें भी रोना पड़ता है, तब जाकर उनमें निखार आता है। उनके तारीफ़ करने वाले, उनके चाहने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनकी तारीफ़ में कसीदे पढ़ने वाले तैयार होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे हीरे की जो शायद बड़े लोग हैं इलाके के, जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे, कम उम्र के लोग बहुत कम ही वाकिफ़ होंगे। तो मैं आज बात कर रहा हूँ, बखूबी आप जानते हैं आज है 3 तारीख और जनाब सईद एमएलए साहब की आज बरसी है, जो किसी तारीफ़ और परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात करूँगा कौन थे सईद एमएलए साहब, उनके ख़ानदान के लोग मौजूद हैं, उनके गांव के लोग मौजूद हैं, उनके वारिस मौजूद हैं। मैं सईद एमएलए के बारे में संक्षिप्त में कुछ बता दूं, उनकी हिम्मत के बारे में और उनकी सादगी के बारे में। उनकी हिम्मत तो ऐसी थी कि मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा ले लिया था। मात्र 14 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया। हालांकि अंग्रेज़ों से उन्हें वजीफ़ा मिलता था, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती थी पढ़ाई के लिए। जब उन्होंने अंग्रेज़ों से आँख में आँखें मिलाकर बात की तो उनका वजीफ़ा बंद हो गया। हिम्मत तो ऐसी, सादगी ऐसी कि पढ़ाई के दौर में और पढ़ाई के बाद भी उन्होंने अपना गुज़र बसर करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने न्यूज़पेपर और किताबें बेचकर गुज़र बसर किया। सही बात है। और उनकी सादगी ऐसी, हालांकि देखा ऐसा जाता है आज के दौर में भी कि अगर पीढ़ी में एक एमएलए अगर हो जाए तो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पुश्तें बैठ कर खाती है। उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ होती है, हज़ारों बीघा ज़मीन होती है उनकी। मिसालें इनकी कई सारी मौजूद है इलाके में और भी बहुत सारे। लेकिन उनकी सादगी ऐसी और उनकी हिम्मत की बातें कर रहा हूँ, उनकी हिम्मत ऐसी कि वो हिम्मत उनकी पीढ़ी में आज भी बरकरार है। सईद एमएलए साहब, उन्होंने अंग्रेज़ों से आँखों में आँखें मिलाकर बात की और उन राजनीति में आए, सीपीआई से एमएलए बने। उनके बाद उनके जानशी अब्दुल वहाब शम्स, जो कि इलाके के जाने माने चेहरे थे, उन्होंने भी राजनीति में जनप्रतिनिधि का उन्होंने सही मिसाल दिया। आप जो कहते हैं ना जनप्रतिनिधि, क्या होता है जनप्रतिनिधि? जनता के लिए लड़ने वाले, हमेशा आवाज़ उठाने वाले, वो थे सईद एमएलए साहब अब्दुल वहाब शम्स। आज उनके नक्शे कदम पर उनके परिवार के, उनके पीढ़ी के हमारे साथ मौजूद है अरशद वहाब भाई, हमेशा गरीबों के लिए लड़ने वाले, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे साथ मौजूद है। आज उनके बारे में बात करेंगे, सईद एमएलए साहब के बारे में बात करेंगे, उनकी कुछ जानकारियाँ इनसे इकट्ठा करेंगे हम, ताकि देसी तर्कश के माध्यम से आपको भी कुछ देखने को मिले, कुछ सुनने को मिले सईद एमएलए साहब के बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। मैंने बहुत सारी बातें कह दी, चलिए। तो आज उनकी बरसी है, बहुत कम लोग जानते हैं, नई पीढ़ी के लोग, पुराने लोग तो वाकिफ़ हैं उनसे। कुछ उनके बारे में बताइए आप। बहुत शुक्रिया आपका कि आपको याद रहा कि आज उनकी बरसी है। हालांकि इतने बड़े शख्सियत थे, इस इलाके के लिए एक मिसाल हैं। अब भी उनके नाम की चर्चा होती है। पूर्वज जितने भी हैं आपके इलाके में, हमारे इलाके में, सब लोग उनको भली भांति जानते हैं, उनके नाम को याद करते हैं। और आज आप यहाँ पर आए, हमको कॉल करके इच्छा जाहिर की आने की, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी घर पे हूँ, आ सकते हैं। तो ये बड़ी, मैं पहले शुक्रिया आपका अदा करूँगा कि आप यहाँ तक पहुँचे और आपको ख़्याल आया कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको याद करना चाहिए। आज के मौके पर आप आए हैं यहाँ, इसके लिए हम तमाम लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया। और रही बात कि आपने बोला कि मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, तो मेरा काम आसान आपने कर दिया है कि बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। और निश्चित तौर पर आपने जितनी बातें बताई हैं वो बिल्कुल सही है। और
वो तो हमारे दादा थे, मतलब मेरे दादा में सबसे बड़े वो थे। दूसरे नंबर पे मेरे दादा थे अब्दुल सत्तार साहब। तो हालांकि मैंने भी उनके साथ कुछ वक्त गुजारे हैं, कुछ दिन उनके साथ जब भी वो कदमा आते थे तो यहाँ पर जब रुकते थे तो फिर हम लोगों को, जितने भी घर में बच्चे थे, सबको बुला के पूछते थे क्या पढ़ाई करते हो, क्या किस तरह की पढ़ाई आज पढ़ कर आए हो, दिखाओ कॉपी, दिखाओ किताब, दिखाओ। पढ़ाई लिखाई में उनका खास ध्यान था काफ़ी ज़्यादा, जी हाँ। जो भी आते थे, मतलब चाहे वो कैसे भी आदमी रहे, सबको थोड़ा सा डर रहता था कि पता नहीं कौन सा सवाल ये पूछ लेंगे। पढ़ाई लिखाई के मामलों पर कितने भी बड़े और अच्छे स्टूडेंट रहा करते थे तो उनके सामने रहने से थोड़ा कतराते थे कि कुछ भी पूछ लेंगे, मतलब हर चीज़ ऐसा लगता था कि उनको ज़बानी याद है। हाँ, उनकी शख्सियत भी ऐसी थी। जी जी। एक बार मुझे याद है कि देखिए, मैं शुरुआती दौर में बहुत छोटा था, कम उम्र में, काफ़ी ज़्यादा, जब मुझे लगता है 12-13 साल का हूँगा तो मैं मदरसा चला गया था पढ़ने के लिए। अक्सर मैं बताया भी करता हूँ। और उसके बाद अलग अलग, मतलब यूपी के कई मदरसों में पढ़ा, फिर थोड़ा रास्ते भटके, कुछ दिन तक लगातार बाहर ही रहा, बहुत दिनों तक। तो जब मैं वहाँ से वापस आया तो उस दौरान दादा से मेरी भेंट-गांठ होती थी। बहुत बचपन में तो खैर उनका ख्याल भी नहीं कि किस तरीके के थे, कैसे दिखते थे, लेकिन जब होश संभालने के बाद आया तो वापस जब घर पे रहने लगा तो मैट्रिक की पढ़ाई के लिए मेरे वालिद साहब ने, उससे पहले 8वीं-9वीं से मैंने शुरू की थी, और उसके बाद ट्यूशन पढ़ता था गांव में ही। एक मास्टर साहब थे और एक मैथ का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था उनसे, समझ में दिक्कत हो रही थी उनको भी। और तो फिर उन्होंने ये कहा कि तोरा बड़का दादा आए ले जो, तो ओकरा से खाली एडू पूछे, मैं मतलब बताए तो ओकरा हमको दिक्कत मतलब मास्टर साहब भी अटक गए थे उस हाँ, सवाल मास्टर पर। साहब को भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या आंसर हो सकता है इनका। लेकिन बहुत पुरानी बात है तो मुझे भी वो ध्यान नहीं, कोई बड़ा हिसाब नहीं था, लेकिन था ऐसा कि वो समझने वाला था। तो फिर इत्तेफाक से मैं मतलब पढ़ के आया तो दादा ने देख लिया। वो शाम को बस गुजरती थी इधर से, वहाँ से उतरे होंगे, उतर के घर गए और फिर वहाँ अपना खाट में लेटे हुए थे। जब भी वो आते थे तो गांव में जितने भी लोग थे जिनको जानकारी होती थी कि आए हुए एमएलए साहब, तो सब आके उनके पास बैठते थे। उसमें कई लोग यहाँ भी हैं जो कि उनके साथ बैठा करते थे आकर। तो उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि इन्होंने की पढ़ के आ लो जी रहे, तो दिखाओ इन्हें, देखियो। तो फिर हम उनके पास गए, फिर बातचीत किए, उसके बाद किताब उल्टा कर देखे, सब चीज़ बोले, फिर और हिसाब देखो। तो हिसाब में फिर हम पूछे कि दादा एक तो हिसाब जो ना हो रहा है कि कौन चीज़ को देखो हमरा, तो उनको बताया कि ये है, इसमें मास्टर साहब भी नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूज हैं। तब फिर वो देखे, मतलब देखने के बाद तुरंत उसका आंसर इतना आसानी से वो बता दिया, हमको भी समझ में आ गया और मास्टर साहब को भी बाद में जब बताए तो उनको भी लगा कि बड़ा आसान था। तो कहने का बात ये है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा माइंड तेज़ चलता था उनका। मैथ बहुत मजबूत था, हर चीज़ मजबूत था। उनकी एक किताब है ज़िंदगी की कारवां। बिल्कुल, ये किताब तो मैंने जैसे उर्दू पढ़ी तो बहुत ऊपर लेवल की उर्दू इसमें लिखी हुई जी जी, वो मतलब अपने से लिख कर उन्होंने, हो सकता है किताबत किन्हीं और से करवाई हो, ये मैं नहीं हूँ, लेकिन हाथ से अपने से सारी चीज़ें लिख कर, अपने हाथ से जितने भी अल्फाज हैं समझे उनके लिखे हुए हैं। तो वो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो मतलब पढ़े हुए थे, मदरसों में भी शायद पढ़े थे पहले, लेकिन हाँ, गोरगामा में पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि किन्हीं से भी किसी भी टॉपिक पर वो बहस कर लेते थे, चाहे आलिम हो, उलमा हो, मतलब हर मामले में वो माहिर थे। और उनको देखिए, मतलब मंत्रालय में या फिर पॉलिटिकल वे में या पॉलिटिशियन लोग उनको जो है मौलवी साहब कह के पुकारते थे, मंत्री नहीं कहते थे एमएलए। तो अच्छा, मैं एक बात भूल गया अभी बोलने के लिए, शहीद एमएलए साहब मरहूम मंत्री भी रह चुके हैं, शायद पर्यटन मंत्री थे। जी जी, बिहार में कैबिनेट मंत्री रहे थे वो, और पहली बार में तो मंत्री नहीं बने थे, सीपीआई से वो एमएलए बने, फिर बीच में वो हारे एक बार, फिर मुझे लगता है कि 77 में वो एक बार जब एमएलए बने जनता पार्टी, हाँ, जनता पार्टी से, तो उस वक्त उसमें भी मुझे लगता है कि बीच में जनता पार्टी में टूट हुआ, सरकार बदली, और उसी पार्टी में से कोई राजेंद्र नाम करके कुछ उस किताब में लिखा हुआ है, तो वो मंत्री सीएम बने। और उसके इसमें
हाँ, रामसुंदर दास जी बने। तो उसी के मतलब कार्यकाल में इनको मंत्री बनाया गया था, कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि बिहार के काबीना मंत्री, मतलब पर्यटन मंत्रालय इनको दिया गया था। हालांकि ज़्यादा दिन तक नहीं रहे, 11-12 महीना मुझे लगता है वो मंत्री रहे थे, लेकिन वो मंत्री भी रहे थे। तो 2 बार वो एमएलए बने हैं और उसके बाद भी वो लड़े, एक आध बार बहुत कम अंतर से हारे। फिर एक बार उन्होंने वहाँ से बदल कर गोड्डा से भी मतलब इलेक्शन लड़ा। उन्हीं के किसी साथी ने कह दिया कि आप गोड्डा चले जाइए, मैं यहाँ से लड़ रहा था। मतलब वो ऐसे थे कि मतलब जो चीज़ उनको अच्छा लगता था अपने मन से वो करते थे, वो दूसरों की राय पर नहीं चलते थे। मतलब दिल उनका क्या कहता था वो जो अच्छा लगता था, लोगों के लिए, हक हुकूक के लिए लड़ाई लड़ते थे। मतलब आपने जो बताया कि 14 साल की उम्र में वो जब भागलपुर गए तो वहाँ पर पढ़ाई के दौरान जब एक पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की मुहिम जब चली तो भागलपुर में भी जब उनका निकला जुलूस तो उसमें वो एकदम कॉलेज से निकलकर उसमें शामिल हो गए। बाद में पता चला वहाँ के लोगों को, वहाँ के टीचर्स को कि ये भी उसमें शामिल हुआ। अंग्रेज़ों को पता चला तो अंग्रेज़ों ने उनकी जो छात्रवृत्ति थी, जो एकदम अच्छे स्टूडेंट्स हुआ करते थे, उनको वजीफ़ा दिया जाता था, उनको पढ़ने के लिए भी पैसे दिए जाते थे, उसको भी बंद किया गया। फिर इनको गिरफ़्तार किया गया और इसके बाद मतलब चूँकि उम्र कम था जिसके वजह से कि इनको जेल नहीं भेजा गया। हाँ, लेकिन गिरफ़्तार हुए अंग्रेज़ों में। इनके हर साल मुझे लगता है कि अखबारों में प्रभात खबर हो या दैनिक जागरण हो, 15 अगस्त के मौक़ों पर ये सारी इनके आर्टिकल निकला करते हैं। उनके बारे में जीवनी निकाला जाता है दुमका से। जब तक वो हयात में थे तो हर साल मुझे लगता है कि 15 अगस्त को कई बार राज्यपाल के हाथों इनको सम्मानित किया गया। वहाँ पर जब आते थे झंडोत्तोलन में तो इनको बुलाकर वहाँ पर इनको सम्मानित किया जाता था। कुछ और चीज़ें बताया करते थे कि बचपन की बातें ये अपना बताते थे कि पढ़ने लिखने के लिए बाबू अब तो गाड़ी घोड़ा है। मतलब साइकिल उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, कुछ लोगों को मोटरसाइकिल भी था, कई लोग एम्बेसडर कार वगैरह भी थी। जब मैं अपने होश की बात कर रहा हूँ तो वो बताते थे कि मेरे ज़माने में गाड़ियाँ दूर दूर तक नहीं मिलती थी, दिखाई नहीं देती थी गाड़ी क्या चीज़ होती है। बैलगाड़ी मिल जाना बहुत बड़ी खुशी की बात होती थी। तो ये इन सब रोड में बैलगाड़ी चला करती थी। लेकिन जब वो बताते थे कि मैं भागलपुर जब पढ़ता था तो यहाँ से जगदीशपुर तक पैदल जाता था, तब जाकर वहाँ पर कुछ गाड़ी टेकर वेकर इधर उधर से आती थी तो वो पकड़ के फिर भागलपुर जाता। तो इस तरह के दौर थे। इन्होंने साइकिल पर पैदल चलते हुए फिर अपनी ज़िंदगी गुजारी। एमएलए बनने से पहले 52 से इन्होंने लड़ना शुरू किया था, लगातार लड़ते रहे और उसके बाद आखिरकार ये काफ़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी रही। जी हाँ, काफ़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी रही। किताब बेचने पर विवश हुए, वहाँ पर बैठ दुमका में किताबें बेचते थे। कचहरी जो परिसर था वहाँ पर घूम कर मतलब अखबार लेकर जाते थे, हॉकर्स की तरह वहाँ पर लोगों को देते थे। और फिर कुछ किताबें रखते थे पास में, जिनको जो किताब माहनामा किताब चलती थी महीने में, तो वो सारी किताबें लिया करते थे लोग। और फिर ठोंगा भी बनाते थे, मतलब जिसमें हम लोग नाश्ता करते हैं तो वो ठोंगा भी वो लोग पुराने पेपर के ठोंगा बना कर रखते थे और उसको भी बेचा करते थे। तो इस तरह की ज़िंदगी थी। अपने घर को संभाला किसी तरह से, घर की मतलब पूरा गरीब परिवार था हम लोगों का। अभी भी वैसा ही है, कुछ ऐसा नहीं कि अभी वो ज़्यादा कुछ बदला, लेकिन साधन अब चूँकि दौर ऐसा आ गया है कि उस तरह की साधन अब ये आम बात सी हो गई है। लेकिन ये चीज़ उस समय हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती। चलिए, ये तो बात हो गई एमएलए बनने से पहले की बात है। संघर्ष भरी ज़िंदगी रही एमएलए साहब की। लेकिन उसके बाद हालांकि ऐसा देखा जाता है कि एमएलए बनने के बाद 2 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ बहुत प्रॉपर्टी जमा हो जाता है, पैसे वैसे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद उनकी पीढ़ी जब वो राजनीति में आती है तो उनका नाम लेकर सिंपैथी, उनका नाम लेकर के राजनीति में, इलाके में उनका नाम लेकर के वोट मांगना और भी बहुत सारी बातें होती है। तो ऐसा भी शायद मुझे आज तक देखने के लिए नहीं मिला, हालांकि मैं इस इलाके से हूँ। तो मतलब कैसा रहा होगा, मतलब आपके परिवार में एमएलए है, फिर आप लोग भी राजनीति में हैं, तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता है? देखिए, एमएलए तो वो रहे हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं ना कि कोई एमएलए किन्हीं के परिवार में बन गया तो 7 पूछते हैं, मतलब आराम से खाती है। हकीकत है, हकीकत है। पता नहीं ये हकीकत है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी आखिर उनके, अभी तो 7वां पुश्त मेरा नहीं होगा, मेरे दादा हैं तो मुझे लगता है मैं तीसरी पीढ़ी का हूँ, लेकिन वैसा कहीं कुछ है नहीं। मैं उनकी कुछ बातें बताता हूँ। जब भी दादा वहाँ से आते थे
तो उनको मैंने बस से आते देखा। बस बदल बदल के कई बसों से दुमका से वो आते थे। उसके बाद एक बार की बात मुझे याद है, मेरा छोटा भाई एक आसिफ इकबाल है, वो भी दुमका में पढ़ता था। तो दादा आए हुए थे तो साथ में मतलब ये भी चला गया, दोनों साथ में गए। तो गोड्डा से जो बस पकड़ा इन लोगों ने, तो वहाँ से बस में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ इतनी थी कि लोग पहले से बैठे हुए थे अपनी सीट पर। तो सीट पर बैठे हुए थे तो दूसरे को किन को उठाते। ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बुज़ुर्ग थे, बूढ़े थे, चल फिर लेते थे लेकिन फिर भी कमज़ोर तो थे, शरीर हैवी था उनका। तो बस में ऐसे बैठ के खड़े होकर बहुत देर तक, कितने देर तक रह सकते थे। लंबा सफ़र, रोड ख़राब रहा करता था उस समय काफ़ी। बहुत दूर, कुछ दूर जाने के बाद मतलब उनका शरीर जो है जवाब देने लगा। तो वो जो है वहीं बस का जो फर्श होता है, मतलब जहाँ सबके पैर रहते हैं, उस पर वो बैठ गए ज़मीन पर। अब आसिफ भी मतलब क्या करता, बच्चा था, और फिर मतलब किसको कहता कि भाई सबने पैसे दिए हैं सीट के, किसको आप उठा सकते हैं। तो इस तरह बहुत देर तक चले वो आगे तक। किन्हीं भाई की किसी सज्जन की नज़र पड़ी उन पर कि अरे ये तो पूर्व विधायक जी हैं, मिनिस्टर साहब थे, ये बैठे हुए हैं ज़मीन पर। उस बेचारे ने, वो कौन थे, क्या नाम था, कुछ पता नहीं अभी तक। अगर वो आपके माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर याद आ जाए उनको ये बात, तो खैर उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि ये देखिए मतलब इतने भले और इतने बड़े इंसान हैं, इस तरह से जा रहे हैं। फिर उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा और उनको बोला कि बाबा आप यहाँ पर बैठिए, उनको बिठाया और फिर वहाँ से वो दुमका तक गए। तो इस तरीके का उनका सफ़र रहा। अगर वैसी ज़िंदगी होती तो ये सारी परेशानियाँ नहीं होती। उनके घर में अब तक गाड़ी नहीं है और वो गुज़र गए। इस पैसों की बात पर एक बात और याद आया कि हमने मतलब वो जब बैठते थे ना, तो उनको कहानी सुनाने में बड़ा अच्छा लगता था। तो चूँकि बचपन के दौर में हम लोग बैठे रहते थे तो कुछ ना कुछ बताते थे तो सुन लिया करता था। दिल उतना नहीं मानता था कि सुनूं, लेकिन चूँकि दादा है तो हिम्मत भी नहीं है कि वहाँ से मैं चला जाऊँ ये कहकर खेलने जा रहा हूँ। तो बता रहे थे कि किसी ने पूछा था, गाँव के ही आदमी, कि पेंशन कत टाइम मिले तोरा हो, कल के अखनी एत टाइम मिले कि तखनी एमएलए टाइम हम भी नहीं मिले। तो कहने का मतलब कि उन्होंने बताया कि पहला बार जब बने तो 400 रुपया मात्र मिलता था एमएलए में उनको। अच्छा। मतलब उनका मंथली ये था। दूसरा बार मिनिस्टर बने थे तो क्या मिल रहा होगा। बाद में फिर फ्रीडम फाइटर का भी उनको मिलने लगा, स्वतंत्रता सेनानी थे तो वो पेंशन, फिर वो तो मतलब बाद में उनसे ज़्यादा जो उनके मंत्रालय के कार्यकाल में जो पैसे मिलते थे उससे भी ज़्यादा समझिए बाद में मिलने लगे। क्योंकि मतलब परिस्थिति और वक्त के हिसाब से पैसे, अभी देख लीजिए आप 2 लाख 2.5 लाख एमएलए के हो गए सारे चीज़ जोड़कर, तो उनको 400 उसमें मिलता था। फिर मुझे लगता है जिस वक्त ये बात कही गई थी तो वो 10,000 के आसपास उनको शायद मिल रहा था। तो ये ज़िंदगी थी। उनका घर अभी भी आप दुमका में देख सकते हैं। उनके बेटों ने मतलब 2 बेटे हैं, एक प्रोफेसर मोतीउर रहमान साहब हैं, वो एन कॉलेज पटना में थे, अब वो रिटायर कर गए हैं तो वो पटना में ही रहे हैं। और यहाँ पे एक हमारे चाचा एक फहीम साहब हैं तो वो भी हैं। और इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही है। एक नाती है जो असफर हसनैन साहब हैं, अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं। तो उनके समय में मतलब वो कुछ नहीं थे, बहुत मेहनत की करते थे। तो हम लोगों ने सब ने उनकी जो ज़िंदगी है उसके बारे में पढ़ा, उनके स्ट्रगल को देखकर समझकर हम लोग भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करते हैं और ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने अभी कहा कि आपके परिवार में विधायक जी, एमएलए साहब फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, तो फ्रीडम फाइटर परिवार में होने के नाते सरकार से कोई लाभ हालांकि दिया जाता है? देखिए, जब तक वो थे तो उनको मिल रहा था। उनके गुजर जाने के बाद, चूँकि दादी का इंतकाल पहले हो गया था तो तब से बंद है। जब तक वो थे तो उनका जो पेंशन था वो मिल रहा था। उसके अलावा किसी तरह की और कोई चीज़ नहीं है सरकार की तरफ से। तो अब क्या है, क्या मिलता है, नहीं मिलता है, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ भी वैसा कोई भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि चलिए फ्रीडम फाइटर का घर है तो यहाँ पर कुछ हो जाना चाहिए, उनकी बरसी है आज। मैंने कई बार हम लोगों ने पोस्ट किया, ट्वीट किया अपने सरकार में, हमने चिट्ठी भी लिखी है कि इनके नाम से कम गोड्डा में एक लाइब्रेरी हो इस एरिया में, ताकि उनके नाम को याद रखा जा सके, आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जान सकें कि हमारे पूर्वज एक इस तरह के रहे हुए हैं। हमारे गांव के भी कुछ लोग हैं जो लोग उनके साथ बचपन की ज़िंदगी गुजारे हैं, या वो कुछ बड़े होंगे, वो उनके सामने थोड़े छोटे होंगे, लेकिन कुछ न कुछ कहानियाँ याद हैं कुछ लोगों को। वो लोग भी यहाँ पर हैं, आप चाहें तो उन लोगों से भी उनके बारे में कुछ पता कर सकते हैं।
बिल्कुल 98 साल की उम्र पाई मंत्री एमएलए सईद साहब ने, लेकिन इन 98 साल की उम्र में न कोई ताम झाम न कोई दिखावा अभी तक नहीं है। वो एक कहते हैं ना कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, लेकिन जो बड़े हैं बड़े रहते हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं। उनके हम उम्र तो नहीं, लेकिन उन्हें करीब से देखा है इन लोगों ने, शायद उनका कार्यकाल भी देखा होगा। उनके बारे में बात करते हैं कि वो पूछते हैं गालिब कि हम कौन हैं, कोई बतलाए या हम बतलाएं क्या। बहुत कम लोग जानते हैं, जानकारी लेते हैं इनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है देसी तरकश के हमारे इस चैनल पर। और सईद साहब के बारे में कुछ बताइए, बहुत करीब से देखा होगा आपने उन्हें। पहले आपका शुक्रिया। वो बहुत सादा मिजाज के थे, हिम्मतवर थे, वो लालची नहीं थे। अगर लालची रहते जैसे वो पर्यटन मंत्री थे, उसके पीढ़ी अभी जो है करोड़पति रहते, ऐसी बात। वो लालच नहीं थे और हिम्मत के पहाड़ थे। वो जो है बराबर जो है एक शेर कहा करते थे, वो महमूद गजनवी के समय में। वो 17 बार हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया महमूद गजनवी। 16 बार जो है वो हार गए, लेकिन 17वां बार जीत गई। इसलिए अक्सर वो स्कूल जाया करते थे। हम लोग धपरा में थे, सनौर में थे। हमको यह भी मालूम है कि वो धोरिया में स्कूल से पढ़े हैं। जब वो पर्यटन मंत्री थे, उसको धोरिया आए हुए थे, उस वक्त हम भी गए थे, उसमें बहुत गांव गए थे। उसमें भी वहाँ कहा था कि हिम्मत मत हारो, अगर लड़का एक बार फेल हो जाए तो हिम्मत न हारो, हम दोबारा जो है एग्ज़ाम नहीं देंगे। वो महमूद गजनवी का मिसाल देते थे। मतलब अगर एग्जाम में फेल हो जाए या किसी चीज़ में, या किसी चीज़ में या बिजनेस में, हाँ, उसमें लगे रहो। ये आज के लोगों के लिए सीख है। लेकिन उनका ये हमको याद है, वो बराबर ये शेर कहा करते थे। और ख़ास करके वो जो है ना, तालीम के म्यार के मुतालिक बहुत ध्यान देते थे। बच्चे को पढ़ाया करो। उस ज़माने में कहते हैं बिल्कुल लोचनी कदमा, हम लोग 2 मौजे में हैं, शायद इस ग्रेजुएट होगा इनके अलावा, और एक लड़के को वकील बनाया। बहुत से पैसे वाले थे, बगल में थे बहुत से पैसे वाले ज़मींदार आदमी सब, लेकिन वही सब इन लोगों को हेच निगाह से देखते थे। अरे पढ़ा लिखा के क्या करेगा, ये लोग मदरसा वाला जो है ये खा के, ये जागीर खा के पढ़ते हैं। बहुत मतलब हेच निगाह से देखते थे, लेकिन वो उन पर उनको कोई दृश्य नहीं था। अच्छा, आपने उनका असर रसूख या उसके तर्ज अमल पर मौलाना शमसुल हक साहब के परिवार और मेरे वालिद साहब, उनसे जूनियर थे लेकिन साथे पढ़ते थे गुरगांव में। उनका सीख लिया कि हम लोग जो है ना बिल्कुल गरीब परिवार से हैं, लेकिन सब शिक्षित हैं। मेरे सब 5 भाई हैं, सब शिक्षित हैं। बहन भी है, सब शिक्षित है। मेरे जितना परिवार है सब शिक्षित है। अच्छा, आपने उनका कार्यकाल देखा होगा। कार्यकाल देखे हैं। और आज के जो मजलिस में बैठे भी हैं, आते थे ना। बिल्कुल, एक सवाल है आपसे, आपने उनका कार्यकाल देखा होगा, और आज के जो नेता होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनके आने से पहले 4-5 दिन पहले कि वो आ रहे हैं, बहुत ताम झाम, रोड ठीक करना, बिजली व्यवस्था ठीक करना, और लोगों में थोड़ा भय भी होता है, खुशी भी होती है कि मंत्री साहब आ रहे हैं। फिर ताम झाम, बहुत हनक और गाड़ियाँ वाड़ियाँ। उस समय उनके समय था क्या, उनमें ऐसा कुछ था क्या? कुछ नहीं। अच्छा, उनका रहन सहन कैसा था? जैसे बिल्कुल सादा कहते हैं, बिल्कुल सादा, सब्जी रोटी खाते थे। उस जिस समय गए थे तो, और बाद में भी जाना पड़ा, तो उसको देखते हैं कि एकदम बगल में अखबार लिए हुए हैं, उस कचहरी चौक पे खड़े हैं। वो हौकर की तरह, सही बात, हौकर की तरह किसी को ज़रूरत है। और हमारे मोहम्मद सलाम साहब भी और जहीर साहब उस वक्त था दुमका ही जिला हम लोगों को, तो वहीं रुकते थे ना। तो वहाँ पर जो रुकते थे तो कम से कम वो लोग जो है, हम लोग तो विद्यार्थी थे, पैसे नहीं थे, तो वो लोग जो है कम से कम 100-200 का किताब पढ़ते थे ना, तो खरीद ही लेते थे। हम उसका देखे मौसा सबको, उसको लालच जरा सा भी थे ना, था बंद कर देंगे अगर लालच रहता है ना। और ताम झाम तो कुछ नहीं था। लोचनी जाते थे तो वही सिद्दीक प्रधान के दरवाजे पर रहते, तो हम लोग सब जो उनके साथी सब जो है सब रुकते थे, वही गपशप होते थे। हम लोग भी देखने आते थे। वो नहीं कि हमको मतलब उसका अच्छा ये एक बात है की तरह। अच्छा ये एक बात है, रिश्ते में भाई लगता था गाँव की तरफ से। उतना उम्र में मेरा भाई भाई। अच्छा, इस बात पे कभी रश्क नहीं करते हैं कि अगर ताम झाम रहता पूरा एकदम, तो हम लोग भी गर्व से कहते कि मेरे गांव के एमएलए साहब थे? ताम झाम वाले का भी गर्व होता है और सादा वाले का इसका भी नाम होता है कि इतना बड़े ओहदे पर रहकर भी सादा ज़िंदगी गुजारते थे।
यह भी नहीं, मेरे कहने का मतलब है अगर यह भी एक शख्सियत में शुमार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब है अगर 5 मंजिला बिल्डिंग होता है एमएलए साहब का, तो कहते हैं अरे ये तो एमएलए साहब का घर है, मेरे गांव में है, ये देखिए। हालांकि कदमा जैसा छोटे गांव से निकलकर वो अच्छी तालीम हासिल की उन्होंने और एमएलए बने, तो आज भी मैं गांव के लोगों को देखता हूं तो कभी ये नहीं कहते अरे हम तो एमएलए साहब के गांव से हैं। सब कुछ एक बात शिक्षा के मुतल्लिक कर रहे हैं, उनकी जय भी लड़कियां हैं, सब करीब करीब जो है वो टीचर थे, दामाद सभी, और उसके असर से उसका बेटा भतीजा ये सब ने मतलब नाती वगैरह सब जो है अच्छे अच्छे मकाम पर फाइज हैं। तो उनकी सोहबत से ही उसके सोहबत से हट के उनका और भाई का भी जो परिवार है, एक तो वकील साहब का, उसका भी सब है। बिल्कुल यही स्ट्रक्चर बना कर गए अपने। एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में पूरा फोकस था। वो कहते हैं ना, जब कोई जाता है किस में पढ़ते हो, किसी को, हम लोग तो उसको समझने में भाई है रिश्ते में, लेकिन बच्चे थे बिल्कुल, जाते हैं ए तो हम भी बोल लड़का कहीं ना जाओ, की नाम बोलो शकील, कहाँ पढ़े की, कुछ नहीं, 1-2 सवाल भी पूछ ही लेते थे। हो सकता है तो जवाब देते, तो नहीं तो जवाब नहीं दे पाते, वो जवाब जाते। बिल्कुल ये बात है। एमएलए साहब के गांव में अभी मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से बात करके पता चल रहा है, हालांकि मेरी अरशद भाई से भी बात हुई अभी, आपने देखा, इनके नाम का पूरे राज्य में या इस इलाके में एक भी ऐसा कोई स्मारक नहीं है, एक भी कोई ऐसा स्थान नहीं है कि जिनसे उन्हें याद किया जा सके। कुछ अगर यादें हैं तो उनकी पीढ़ी है, उनका गांव है, बस उनका नाम है, अपना नाम बना कर गए हैं वो। सरकार को चाहिए था कि उनकी याद में ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कुछ उनकी यादगार में, नहीं कुछ तो एक लाइब्रेरी ही बना देते। किताबों के बहुत शौकीन थे, पढ़ने लिखने के बहुत शौकीन थे, पढ़ाने लिखाने के बहुत शौकीन थे। कुछ नहीं, स्मारक नहीं, बड़ी बिल्डिंग नहीं, रोड नहीं, सड़क नहीं, तो कम से कम एक लाइब्रेरी तो होनी ही चाहिए थी। आइए और भी लोग हैं बड़े बूढ़े, उनसे बात करते हैं, संक्षिप्त में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। शहीद एमएलए साहब आज ही के दिन इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी याद में, उनकी यादगार में आपके पास ऐसी कुछ यादें हैं जो आप बताना चाहेंगे? उसके लिए कोई कुछ बनवाया ही नहीं है, तो वो जो काम करवाया है, जैसे ये रोड उन्हीं का पास किया हुआ शुरू में, ये खेत में रोड बना है और वही इसको पास करवाया था। बस ये हम लोग जानते हैं कि हमारे, हालांकि थे तो महागामा के एमएलए यहाँ के थे, लेकिन यहाँ भी करवाया है काम, और वहाँ कितना करवाया होगा वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। वो एमएलए रह चुका था। 77 में इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके साथ गए थे वर्करी में, नया नगर से सरोतिया तक पैदले वो भी जाते थे, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं, पैदल। बहुत बस्ती गए हैं उनके साथ। आगे पीछे गाड़ी का काफिला नहीं होता था? 20 गाड़ी का नहीं, साइकिलों का नहीं, पैदल। गाड़िए नहीं था उस वक्त, इसके पास तो और था ही नहीं कुछ, वैसे लड़े। इस महफिल में सबसे बुजुर्ग आदमी मौजूद हैं, इसने बहुत करीब से देखा होगा एमएलए साहब को, शहीद साहब को। आइए इनके बारे में 2-4 बातें कर लेते हैं। की नाम बोलो? हाँ, बहुत बढ़िया आदमी थे, सबके लिए लड़ता था वो। अच्छा। कोई मुसीबत पड़ जाए तो गोड्डा बसंतराय तक लड़ने नहीं जाता था। एक दरोगा से मुकाबला हुआ था, एक बच्ची गलती से पार हो रहा था, तो वो गलती दरोगे का था, मार दिया 2 थप्पड़। इसको पुलिस भी उसके पास रहता है। अच्छा, आपका उम्र कितना हो रहा है अभी? हमारा उम्र 95 95 साल। आपसे तो ज़्यादा बड़े नहीं होंगे एमएलए साहब? नहीं, बड़ा नहीं था, हम नहीं जोड़िए थे। हाँ। लगे भग तक 10 बरस बार। तो कभी दरिया कोस के कुश्ती उश्ती लड़े एमएलए साहब से? नहीं लड़े, नहीं एमएलए साहब का और बढ़िया आदमी थे। अच्छा। और किसी से वो ठगना नहीं चाहता था, ऐसा बात उसके पास है। और इतना हम क्या बोलेंगे। आजकल तो वृद्धा पेंशन करवाने जाइए तो नेता लोग ठगने लगता है क्या? वो तो बोलिए, मत बोलिए, बगैर पैसे से काम नहीं होता है। अभी 4 महीना से मेरा पैसा रुका है, कहता है अभी नहीं किया, कहाँ अड़क गया पता नहीं। अच्छा, आपका पैसा रुका हुआ है? हाँ, आपका काम क्लियर करवा देंगे, नेताजी बैठे हैं बगल में। ठीक है, क्लियर करवा दीजिए, बढ़िया बात है। तो मेरा भतीजे है। भतीजा है? आप नहीं बताए होंगे? पता है। आप बताए थे कभी? किसको?
इनको कि मेरा पैसा रुका हुआ है? नहीं हम तक नहीं बताया। हाँ, गलती किया, अभी आपका काम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, आइए आप भी दो चार बातें बोल दीजिए, क्या है एमएलए साहब के बारे में जानकारी? नहीं, आप बताइए, आप कुछ पहले बता रहे थे, आपके पास बहुत सारी जानकारी है। नहीं, हम लोग तो उसके साथ चले फिरे हैं, इलेक्शन में जाते आते थे, लेकिन वही पैदल और खिचड़ी खाते थे। जिस जगह जाते थे, हाँ भाई हम लोग 10 आदमी हैं, खिचड़ी बना लो कम से कम। खिचड़ी बनवाते थे और खाते थे और चलते थे उसके साथ। ये नहीं कि हम लोग उसके साथ कई मरतबा गए थे। अभी मैं मौजूद था कदमा में और बातें कर रहे थे मंत्री एमएलए मरहूम सईद साहब के बारे में, और ऐसी शख्सियत थे, उनकी मिसाल दी जाती है यहाँ लोगों में। उनकी हिम्मत ऐसी कि भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। हालांकि अंग्रेज़ों से उन्हें वजीफ़ा भी मिलता था और अंग्रेज़ों से उन्हें स्टेफ़न भी मिलता था। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के आंखों में आंखें मिलाई तो उनका वजीफ़ा बंद कर दिया गया। उसके बाद उसकी सादगी ऐसी थी कि पेपर और किताब बेचकर उन्होंने अपना गुज़र बसर किया। एमएलए बनने के बाद उनकी कोई हनक नहीं, उनका कोई ताम झाम नहीं, बड़े खुश मिजाज और बड़ी सादगी से उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। तो आज हम यहाँ मौजूद थे, उनकी बरसी थी आज, यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई। तो और ज़्यादा जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। आप देख रहे थे देसी तरकश, मैं जुनेद अहमद।